तो बेटा जैसे हम बोल रहे हो कि नए लोगों को थोड़ा सा ना इसमें समस्या लग रही होगी, बस यही है कि आज ये वाला पार्ट हमारा फिनिश हो जाएगा। तो अगले सेशन से जो हम शुरू करेंगे गाइड का पार्ट, तो वो इतिहास आ जाएगा, है ना, बिल्कुल शुरुआत से हम लोग वहाँ बिगनिंग करेंगे आज की क्लास के बाद से। तो वहां से बिल्कुल बिल्कुल नई चीज होगी जो सभी को थोड़ा टाइम लेके पढ़नी है। वहां कुछ संहिता वाला पोर्शन ही नहीं है, तो वहां से फिर आराम से पढ़ेंगे। इस तरह की पहली बार ही पढ़ रहे हैं। तो ये जो शुरुआत के 80 पेजेस होते हैं ना, ये तब होते हैं जब आप सब पढ़ चुके होते हो। तो इसमें तो ऐसे ही पढ़ना है, थोड़ा मजबूरी है। ये मान के चला जाएगा, सब याद है आपको। देखते हैं। तो पुरुष के गुण है 22 और सुश्रुत के अनुसार है 16। चरक के 22, सुश्रुत के 16 नंबर याद रख लो। कहीं कोई करेक्शन हो करा देना। स्नायु रोग का वर्णन मिलता है व्रण माधव। स्नायु रोग, व्रण माधव। जबकि स्नायु कृमि का वर्णन मिलता है शारंग घर के अंदर। जल्दी से बोलते चले जाओ। सहज कृमि, चरक, चरक, चरक। उर्णांशु संकाश कृमि कौन सा होता है? पुरीश, पुरीश, पुरीषज। कौन से कृमि है बढ़ने पर श्वास से मल की दुर्गंध आती है? पुरीश, कफज, पुरीषज ना, पुरीष में तो आएगी गंध। कौन से कृमि है जो बढ़ने पर ऊपर नीचे ऊर्ध्वमार्ग अधोमार्ग से गति करते हैं? कफज, कफज। ठीक है ना, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन इसलिए मैंने सवाल किया, ध्यान रखना। किस आचार्य ने, या कह लूं आचार्य सुश्रुत के अनुसार बाह्य कृमि की संख्या, ठीक है, नहीं बताई। बाह्य कृमि नहीं बताया उन्होंने। बाकी पूरक आपका कोड याद होगा, पूरक पुरीषज रक्तज कफज, क्रमशः 5, 6 और 7। ठीक है ना, इतनी बातें सबको पता है। आगे चलते हैं। कालियक शब्द का इस्तेमाल हुआ अग्नाशय के लिए, पैंक्रियास के लिए। और कालखंड कह लो चाहे कालखंडा कह लो, इसका इस्तेमाल हुआ यकृत के लिए। काश्यप ने सबसे पहले ओज को 5 रस कहा, मतलब पंच रस वाला। काश्यप ओज को पंच रसा कहा। गर्भ पोषण हेतु मान्य न्याय। अब देखो न्याय की बात आएगी। ठीक है, मैं जल्दी से बताऊंगा चीजें सारी, आपको सुनते जाना, जिसको याद ना हो रिकॉल कर लेना, क्योंकि पूछूंगा तो टाइम काफी लग जाएगा। तो गर्भ पोषण हेतु मान्य न्याय कौन सा है? तो केदारी कुल्या न्याय है। तो सिर्फ यही नहीं होता है, बहुत सारे न्याय हैं। जल्दी से एक रिवाइज करा रहा हूं आपको। तो क्रम परिणाम पाक, सर्वात्मना परिणाम पाक, शीर्षधि न्याय। आचार्य दृढ़बल। दृढ़बल ना दिया हो तो क्या लगाना है आंसर, बोलो बस। चरक, चरक। ठीक है। इसमें क्या है, जो चीज जितनी ली उतनी ही मात्रा में कन्वर्ट हो गई आगे। हम बेस्ट एग्जांपल मान सकते हैं, जो द्रव्य सामान्य का आपको उदाहरण दिया होगा, मांस खाने से मांस की वृद्धि होना पूरी तरह से कन्वर्ट हो गई अगली धातु के अंदर। ठीक है। दूसरा है आपका, मान लो ये केदारी कुल्यन है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये क्या है कि केदारी बनी हुई है और कुल्या बनी हुई है, मतलब क्यारी है और उनका रास्ता है। तो जो क्यारी पहले पड़ेगी उसको पहले पोषण मिल जाएगा। तो इसको कौन मानता है केदारी कुल्या को मेनली, बोलो। भाव प्रकाश, प्रकाश, भाव ठीक है। प्रकाश, तो इसको, हाँ ठीक है, भाव प्रकाश भी है, सुश्रुत भी है वैसे तो, लेकिन मेनली भाव प्रकाश के साथ इसको हम रिलेट करते हैं, केदारी कुल्य न्याय को। ठीक है। तीसरा हमारा एक और न्याय होता है जिसको हम बोलते हैं खले कपोत न्याय। छल्ले कपाव, खले कपोत न्याय क्या है? वो है, कह लो सेलेक्टिवली परमिएबल, जैसे मेम्ब्रेन कहते हैं ना कि, ठीक है बेटा, कि सिर्फ स्पेसिफिक चीज जो चाहिए जिस ऑर्गन को वो ही जाएगी। जैसे कबूतर अपना जब दाना चुगते हैं स्पेसिफिक चीज चुनते हैं, है ना, तो उसको आप मान लो कि मेम्ब्रेन है, स्पेसिफिकली परमिएबल है कुछ खास चीजों के लिए, वो ही पार होके उसके जा पाते हैं। ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। एक होता है हमारा एक काल धातु पोषण पक्ष, वो दिया अरुंधत ने। उसका मतलब है एक साथ ही सारी धातुओं का पोषण हो रहा है शरीर में, ऐसा कुछ नहीं कि पहले इसका होगा बाद में उसका होगा। ठीक है, कोई और छूटा जरूरी वाला? नहीं ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये सारे न्याय मिलके काम करते हैं शरीर में। आप जैसे पढ़ते हो, कहीं पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है चीजों का, कहीं एक्टिव होता है ना। तो उस तरह वाली बात है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो अलग अलग प्रोसेस है, आप पढ़ोगे बाद में पता चलेगा। फिलहाल आगे चलते हैं। उरुस्तम को आचार्य चरक ने कफजन्य कहा, सुश्रुत ने वाजन्य विकारों में रखा है। मेनली हम कफ वाले के साथ ही चलते हैं। अंबर पीयूष शब्द की तुलना करते हैं ऑक्सीजन से। देखो, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, श्वास प्रश्वास, उसका वर्णन किया आचार्य शारंगर ने। वहां दो शब्द आए हैं, अंबर पीयूष और विष्णु पदामृतम, विष्णु के पैरों का अमृत। ये दोनों शब्द से हम ऑक्सीजन लेते हैं। अंधपूतना ग्रह का वर्णन मिलता है सुश्रुत में। गंधपूतना ग्रह का वर्णन मिलता है योग रत्नाकर में। ठीक है, अंधपूतना सुश्रुत की है, गंधपूतना योग रत्नाकर की है। ये ग्रह है, पीडिया में बाद में पढ़ेंगे। दृष्टि पूतना का वर्णन मिलता है अष्टांग हृदय में। तो दृष्टि, अष्टांग हृदय, अंधी सुश्रुत और गंधपूतना योग रत्नाकर, देख लो। सोमरोग जिसका प्रथम वर्णन किया, बोलो। भंग से, वंग से वंश 12वीं से, शताब्दी। तो उन्होंने इसमें कदली घृत का प्रयोग बताया है। ठीक है, सॉरी योग रत्नाकर ने बताया, कह रहे हैं।
कि कदली घृत का प्रयोग, इस पे एक्चुअली क्वेश्चन भी एक बार दे चुका है, तो उसमें ऑप्शन में वंगसेन नहीं लिखा था हम, जबकि वंगसेन के साथ ही पढ़ते हैं। तो आंसर योग रत्नाकर ही लगाया, मैं देख रहा था गाइड में क्वेश्चन है ये आपकी कहीं। ठीक है ना। तो इसलिए इसको याद रखो कि हमने ऐसा पढ़ा है, योग रत्नाकर। कदली घृत पूछे तो सोमरो, पूछे किसने लिखा तो आप योग रत्नाकर ही याद रख लो। बाकी नहीं दिया हो तो वंगसेन के साथ चले ही जाना। आगे चलते हैं। कुरण रोग है वेदना रहित अंड वृद्धि। तो कुरण रोग क्या होता है? वेदना रहित अंड वृद्धि। बिल फल और मूली कच्ची तथा हरित एवं द्राक्षा का फल शुष्क अवस्था में लेना चाहिए। तो बिल फल तो स्पेशली हम याद रखते हैं, क्योंकि अगर उसको पक्का ले लिया तो, बोलो। पूजा पुतिमार पुती जो मारुति जूझ कुत्ते मारो तो ठीक है। तो पूती मारुत और मुश्किल से पचने वाली दुर्जर। ठीक है ना। इसी तरह मूली है, मूली भी कच्ची लेनी, अगर पकी ले ली तो क्या करेगी बोलो? त्रिदोष कारक। त्रिदोषकर है ना, तीनों दोषों को करने वाली है। और हरित की और द्राक्षा कह रहे हैं इनको शुष्क अवस्था में लेना चाहिए, हरित की और द्राक्षा शुष्क अवस्था में, तो याद रखेंगे। नाभिपाक नाभिकुंडल रोग का वर्णन मिलता है रस रत्न समुच्चय में, जिसके राइटर हैं, नाम बोलेंगे? रस बाबत। रस रस वागभट। भाग। ठीक है। तो हम ऐसे याद रखते हैं, रत्न है मतलब नाभि में कुंडल पहन रखें तो रत्न है। तो नाभिपाक नाभिकुंडल रस रत्न समुच्चय। हारित संहिता में अर्ध चंद्र अनंत, यानी आधा सूर्य जैसा होता है ना, जब चंद्रमा, माफ करें, चंद्रमा आधा निकल रहा होता है, वो जो शेप होती है, इस तरह की शेप वाला एक शस्त्र आया है। वो मृत गर्भ को बाहर, अच्छा, मृत गर्भ के बाहर निकले हुए बाहु को काट कर निकालने के लिए उसका प्रयोग किया गया है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि गर्भ की ना अगर मृत्यु हो गई है, मतलब उधर में ही माता के गर्भ की मृत्यु हो गई, तो उसके अंगों को काट के आप बाहर निकाल सकते हो, तो वो बताया गया है। लेकिन अगर गर्भ जीवित हो तो याद रखना, कभी भी उसके अंगों को नहीं काटा जाता, क्लियर मना है। ऐसा करने से माता और संतान दोनों के प्राणों की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो मृत गर्भ है तो निकाल रहे हैं, किससे काट के निकाल रहे हैं? बालक पहले से मृत हो गया, तो अर्धचंद्र अनन नामक शस्त्र है, उससे उसके बाहु जो बाहर आ गई है उसे काट के निकाल रहे हैं। मृत बालक है, आपने देख लिया। आगे चलते हैं। शीर्ष अंबु रोग का वर्णन मिलता है भेषज रत्नावली में। शीर्ष अंबु क्या है? ऐसी कंडीशन, मान लो हाइड्रोसिफेलस, आप जानते हो बच्चों का सिर जो बढ़ जाता है जब भी फ्लूइड टेंशन होता है। ठीक है ना। लेकिन बड़े लोगों में ऐसा नहीं होता, वहां इंट्राक्रैनियल टेंशन बढ़ती है, आईसीटी बढ़ जाता है। ठीक है। चलें आगे। आगे देखोगे, अच्छा, एक आपको साइन पढ़ाया होगा, कुछ लोगों ने पीडीएफ पढ़ा है मेरे साथ शायद। तो क्रैक पोर्ट साइन कहाँ मिलता है बताओ? हाइड्रोसेफेलस सनसेट ठीक है। साइन के साथ। ठीक है बेटा, तो सनसेट और क्रैक पोर्ट साइन हाइड्रोसिफेलस में ही मिलता है। और सेटिंग सन साइन कहाँ मिलता है? करेक्टर्स। ठीक है। सीरम बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाए, अराउंड 20 मिलीग्राम पर लीटर, वो होता क्या है कि हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ना, वो अलाउ नहीं करता ज्यादातर चीजों को वहां पहुंचने के लिए। लेकिन जब सीरम बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो धीरे धीरे करके वो पास होता रहता है, या किसी इंजरी से अगर ब्लड ब्रेन बैरियर जो है डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर उसमें इस तरह के द्रव्य एंटर करने लगते हैं, और जब वो लेवल काफी ज्यादा अचीव हो जाता है तो उसके बाद आंखें ऐसी लगती है सूरज छिप रहा हो जैसे, सेटिंग सन, छिपता हुआ, तो वो बढ़ता जाएगा कैरेक्टर धीरे धीरे। आगे चलते हैं। चंदन के लिए मलयज शब्द का प्रयोग किया आचार्य सुश्रुत ने, चंदन के लिए मलयज। सूची कर्म की व्यापत्तियां होती हैं, चार होती हैं, और शस्त्र व्यापक होते हैं, बोलो कितने? शस्त्र दो। व्यापक 4 है। ठीक है। नहीं। फिर ठीक है, अनामिका यहाँ है। ठीक है। तो सूची कर्म की व्यापत्तियां चार हैं, और शस्त्र कर्म व्यापक दो हैं। आगे देखो, ये सब रिसेंटली बात की है हम लोगों ने सुश्रुत वाली क्लास के अंदर, अभी 2 3 दिन पहले ही, शायद कल ही बात हुई है, कल या परसों हमारी, है ना। सर शस्त्र के व्यापक 4 नहीं थे? चार होते हैं सर शस्त्र के। सर क्योंकि उसमें एक था ना धीर, मतलब कि वो वो तो नॉर्मली थे, एक आत्मबान अपने आप भी लगा लेता है खुद को, चौथा वो हाँ, था। तो मैंने वहां पढ़ाते हुए कुछ बात कही होगी, मैंने कुछ कहा था। मैंने क्या कहा था? कि मैं भूल जाता हूँ, इसको सही करा देना, जब ये आएगा मैं भूल जाऊंगा हमेशा, तय बात है, मुझे नहीं याद रहता जो मैं भूलता हूँ, मेरे साथ ये गंदी बात है, मैं कभी याद नहीं रख पाता। तो बताओ फिर सही क्या है? सूची कर्म की व्यापत्तियां दो हैं, ऐसा बोल रहे हो ना? दो हैं। हाँ, ठीक अति है। सर क्योंकि दूर वो और था ना अति उसमें अति पास दूर और करके। अति पास करके। ठीक है। हाँ। शस्त्र की ठीक है। चार हैं। तो बेटे ठीक कर लो। ये बात हमारी कल परसों हुई, और इन लोगों से मैंने कहा है कि मुझे याद नहीं रहता, जब भी आएगा तो सही कराना इसको, मैं गलत पढ़ाऊंगा इसको, हमेशा बताएं लोगों को, ये सही नहीं कराते, लेकिन इंतजार करते हैं कि पहले मैं गलती कर दूं तब बताएंगे। कहने को कैसे मिलेगा कि देखो सर गलत पढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक है, चलो आगे देखो। तो सूचीकर्म की व्यापत्तियां दो हैं, और शस्त्र व्यापक वो चार है। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो ये देख लो, तृण पंचमूल। तो ये पित्तनाशक होता है, बात की थी हमने तृण पंचमूल। चलो हम बेसिक वहीं से बात करते हैं जहां हमने याद किया था। हमने पहले वाग्भट की दो चीजें याद की थी। हमने याद किया था वाग्भट के लघु और कंटक, ऐसा किया था ना कुछ। त्रिदोषर। हाँ, दोनों के दोनों त्रिदोषर है, लघु कंटक, इस तरह याद किया था। तो यहाँ तो लिखा नहीं है उस तरीके से, चलो यहाँ सुश्रुत वाले लिखा हुआ है। सुश्रुत का हमने याद किया था कि विक्की जो है बड़े भाई है और वीपी छोटे भाई है ना। तो बड़े यानी बृहत पंचमूल विक्की, तो वात कफ शामक। छोटे यानी वीपी, तो वात पित्त शामक। क्लियर है। फिर वल्ली कंटक हमने याद किया था, कफ शामक होते हैं वल्ली कंटक, याद कर लोगे। तृण पंचमूल स्पेशली हम जानते हैं यूरिनरी डिसऑर्डर्स में यूज किया जाता है, तो पित्त शामक होता है क्योंकि वहां मेन कैरेक्टर वही है। आप जानते भी होगे कि नॉर्मली क्या होता है कि जो भी हमारा पूरा ट्रैक्ट है ना, यूटीआई समझ लो आप, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप कह लो, तो उसमें मैक्सिमम सिक्रीशंस जो होते हैं एल्केलाइन होते हैं। लेकिन जैसे ओल्ड एज में बीपीएच जैसी समस्याएं हो जाती हैं, तो वहां से जो सिक्रीशन होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से, वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं मेनली, है ना। तो वो एसिडिटी होती है, मतलब कि कह लो कि जलन होती है, तो उसके लिए मेनली तृण पंचमूल की द्रव्य इस्तेमाल होते हैं, तो पित्त शामक होता है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। आगे देखोगे दशमूल, ये त्रिदोष शामक होता है। आपको ये भी पता है कि त्रिफला किन दोषों पे काम करता है, कफ और पित्त। पित्त कफ। पित्त और कफ पे, ठीक है। मध्यम पंचमूल, ठीक है बेटा, मध्यम पंचमूल कफ वात हर, वात और कफ को हरता है मध्यम पंचमूल। इसके द्रव्य आपको याद करने को कहे थे मैंने, पता नहीं कितनों ने याद किया होंगे, किसको याद है मध्यम पंचमूल, कौन सुनाएगा। बहुत अच्छा है। गला, पुनर्नवा, एरंड। और दो सुपर्णी द्विवेद। दो पर्णी है। सूर्य पर्णिया ठीक है, ठीक है, सूर्य और मार्स अच्छा। पर्णी। चलो अच्छी बात है नंदिनी, अच्छा बताया, नंदिनी अनामिका संजू, तीन लोगों ने कोशिश की मेनली, ठीक है। दूसरा है जीवनीय पंचमूल, ये वात पित्त शामक है। जीवनीय पंचमूल वात पित्त शामक, तो देख लेना बेटा, अभी कल परसों ही बात हुई है, आपको याद होना चाहिए। ये पूरा पोर्शन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सबको मैंने पढ़ा रखा है, ये तो आपसे सवाल करने हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, कल पूछेंगे, क्योंकि अभी जल्दी सिलेबस थोड़ा इसको खत्म करते हैं। अग्नि द्रव्य सबको पढ़ा दिए हैं, ये मैं बात नहीं करूंगा, रटने वाला पोर्शन है पूरा, ठीक है। तो ये सब वही चल रहा है। नए बच्चों में कौन कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि सर मुझसे सवाल पूछ लो आप अग्रे के, मैं सारे जवाब दे दूंगा या दे दूंगी। ऐसा कौन है यहाँ पे नए लोगों में, पुराने लोगों में नहीं, जो बिल्कुल नए बैच में बच्चे ज्वाइन हुए हैं। एक भी ऐसा कोई है जो माइक ऑन करे, सर माइक ऑन करो तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको आता है। कोई नहीं। ये है ना, ये लोग जो जवाब दे रहे हैं यहाँ पे ज्यादा, तो ये लोग देखते हो ना, नंदिनी हर बार माइक ऑन कर लेती है जब सवाल पूछता हूँ मैं, उसको आता हो चाहे ना आता हो, है ना। और आता ही है उसको ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आता, ठीक है। ये कई लोग हैं ऐसे, संजू है वो हमेशा आप देखोगे माइक ऑन कर लेगा, अनामिका माइक ऑन ही कर लेगी, हेमा है, और कुछ लोग हैं, ठीक है। तो बेटा वो ये एटीट्यूड बनाना पड़ेगा कि हम ही माइक ऑन करेंगे और कोई कर ही नहीं सकता। तरु है, अच्छा करती है, थोड़ा आजकल मैं देख रहा हूँ, पता नहीं उसको ऐसा लग रहा है कि बोलना नहीं चाहिए ज्यादा, वरना ये कुछ बच्चे हैं हमेशा माइक ऑन करके जवाब देने की कोशिश करते हैं, है ना। तो करो आप लोग भी वो, नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही रह जाओगे, बार बार समझा रहा हूँ। अभी लगता है किसी को कि आता तो है, मुझे झिझक से ऑन नहीं किया मैंने माइक, कोई नहीं। कल सुनूंगा बेटा मैं, शुरुआत के 50 जो भी होंगे अगले, सब याद करके आओगे, स्टार्टिंग के 50 एटलीस्ट याद होने चाहिए कल आप लोगों के। देखो चलो आगे। अब अगला टॉपिक आ जाता है, देखो क्षय वृद्धि का। वैसे तो ये भी बड़े अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इसको एक बार फिर मैं रिवाइज करा रहा हूँ, देख लो कोई भूल गया हो तो, ठीक है। बहुत तेजी के साथ आप भी जवाब देते चलना जहां मैं पूछूं। तो सबसे पहले रस क्षय की बात करते हैं। तो रस क्षय, आचार्य चरक ने कहा, ऊंचे शब्दों को सहन नहीं कर पाता व्यक्ति, घटते सहते शब्द में, ऐसा करके श्लोक वर्ड आया है। रस क्षय हृत पीड़ा, शोषो कंपो तृष्णा शून्यता चा, ऐसा करके श्लोक है कुछ, है ना। तो वही सब सुश्रुत का लिखा है, देखो हृत पीड़ा, कम, शोष, शून्यता, तृष्णा, ये सारे लक्षण मिलते हैं। सवाल जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, एक तो हृदय पीड़ा, क्योंकि हृदय विकारों में रस का इन्वॉल्वमेंट है, आपको पता है ना, श्रो विकारों में रक्त का, वहां से रिलेट कर सकते हो। दूसरा, ऊंचे शब्दों को सहन नहीं कर पाना, इन दोनों बातों को याद रखोगे आप। नेक्स्ट है रक्तक्षय। रक्तक्षय होते ही क्या होता है, त्वचा का स्फुटित हो जाना, त्वचा का रूक्ष होना। सुश्रुत ने भी ऐसे लिखा है, लेकिन मेन जो उनकी बातें याद रखनी है तो आपको, तो देख लो, त्वक पारुष्य तो है ही, अम्ल शिशिर प्रीति, ठंडी और खट्टी चीजें खाने का मन होना, और सिराओं में क्योंकि रक्त बहता है तो सिराएं शिथिल हो जाती हैं, है ना, रक्त कम हो गया। नेक्स्ट है मांसक्षय। तो चरक ने कहा, जिन जिन स्थानों पर मांस होता है वो स्थान शुष्क दिखाई देंगे, सूखे हुए, तो जैसे स्फिक प्रदेश, उदर, गर्दन, लोगों की देखी होगी मांस जब किसी का बढ़ जाता है, कपिल शर्मा, देखते रहो बार बार, कभी मोटा हो जाता है कभी फिर पतला हो जाता है,
है ना, तो गर्दन के नीचे मांस इकट्ठा हो जाता है, अलग पहचान पड़ जाती है। तो ये हिस्से जो है पहचान पड़ जाती है कि मांस कम किया है इसने। स्फिक उदर ग्रीवा शुष्कता। सुश्रुत, उन्होंने ये चीजें तो बताई हैं, साथ साथ धमनी शैथिल्य। तो सिरा शैथिल्य उच्चरक में है, धमनी शैथिल्य सुश्रुत में है। और अगर मैं सही हूँ तो यहीं पर इन्होंने एक गात्राणाम सदनम ये कैरेक्टर भी शायद मास में दिया है। करेक्ट है नंदिनी? बोलो। यस सर। यस सर। चलो गात्र नामिका सदन बता रही है, सदन और ठीक है धमनी बेटा, क्षति। अच्छी बात है। आगे चलोगे मेद है, तो एक सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है इसके ऊपर। प्लीहा अभिवृद्धि बहुत कॉमनली पूछते हैं सुश्रुत का, बाकी देख लेंगे। तो संधि नाम स्फुटनम। अब ये जो कैरेक्टर है ना संधि स्फुटन, ये वाग्भट ने मास 6 के अंदर दिया है, संग्रह ने स्पेशली संधि स्फुटन। ठीक है। इसके अलावा देख रहे हो ग्लानी, तनुत्वम चा उदरस्य, उदर प्रदेश का तनु हो जाना, क्योंकि मेद का जो मेनली स्थान है, देखो मेद और मज्जा दो स्नेह है। मज्जा कहाँ रहती है? लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उनके अंदर रहती है मेनली। और मेद कहाँ रहता है? उदर में और अणुअस्थियों के अंदर, छोटी छोटी हड्डियों अस्थि। के अंदर। ठीक है बेटा। है ना, तो तनुत्वम चा उदरस्य, उदर प्रदेश कम हो जाएगा क्योंकि मेद कम हो गया। बाकी संधि स्फोटन ग्लानि देख ही लिया। सुश्रुत ने कहा प्लीहा अभिवृद्धि, प्लीहा का बढ़ जाना मेद 6 के अंदर। संधि शून्यता, ये जरूरी बात है, दो कैरेक्टर मिलेंगे, एक संधि शून्यता और एक मिलेगा अस्थि शून्यता। ठीक है। तो अस्थि शून्यता कहाँ मिलेगा? मज्जा 6 के मज्जा। अंदर। रीजन क्या है? कि मज्जा कहाँ रहती है? अस्थि के अंदर रहती है, बोन के अंदर, बोन मैरो होती है वो। ठीक है, अब वो नहीं रही तो क्या होगा? वहां शून्यता हो जाएगी अंदर, अस्थि के अंदर। और यहाँ क्या है मेद 6 के अंदर? संधि शून्यता। बाकी मृदुर मांस खाने का मन करेगा। वाघ भट्ट ने कहा प्लीहा वृद्धि, कटी शून्यता, कोई खास बात नहीं, वो नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट आ जाओ अस्थिशय। तो चरक ने कहा जो जो चीजें अस्थियों से बनती हैं उन सबका पतन हो जाएगा, जैसे केश, लोम, नख, इन सबका पतन। और संधियां शिथिल, ये वर्ड ध्यान रखना, संधि शैथिल्य कहा है इन्होंने, संधि शैथिल्य। ठीक है। ऊपर था संधि स्फुटन, यहाँ संधि शिथिल हो रही है अस्थि के अंदर। सुश्रुत ने अस्थिशूल, दंत भंग, नॉर्मल बात है। नेक्स्ट आ जाओ मज्जाशय। मज्जाशय में चरक का बहुत जरूरी कैरेक्टर है, प्रतत वात रोगिणम, कि लगातार वातिक रोगों से ग्रस्त रहता है व्यक्ति। बहुत जरूरी बात है, बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी सुश्रुत ने कहा अल्प शुक्रता, क्योंकि सगली धातु शुक्र धातु है, वो नहीं बनेगी ठीक से, और अस्थियां शून्य होंगी होंगी, हम देख चुके हैं। वाग्भट ने इसमें भ्रम बता दिया, हमने पढ़ा है कि कहाँ कहाँ भ्रम मिलता है, बोलो जो तीन कंडीशन बताइए। कफ क्षय मज्जा क्षय कफ वात पित्त। क्षय मज्जा क्षय। कब से ठीक बात। है। ठीक है, तो कफ क्षय, मज्जाशय और वात की वृद्धि, इन तीन जगहों पे भ्रम कैरेक्टर मिलता है आपको। तो भ्रम मिल रहा है, तिमिर दर्शन, नेत्रों के आगे अंधकार आ जाना, है ना। मज्जा नहीं है, सोचो कि ब्लड नहीं बन रहा होगा, है ना, तो सीवियरली एनेमिक हो जाए व्यक्ति, तो ऐसा हो सकता है कि चक्कर आगे गिर जाए, अंधेरा आ जाए कोई सा। नेक्स्ट है शुक्र छह। तो दुर्बल्य, मुक्षोष, पांडुता, क्लैव्य, शुक्र आविसर। समझ आ रहा है कि देखो शुक्र के साथ जुड़ी हुई चीजें, क्लैव्यता हो रही है ना, इंपोर्टेंसी के साथ रिलेट करते हैं, ईडी के साथ में शुक्र का विसर्ग ना होना। पांडुता देख लोगे, ये ऐसे रिलेट कर सकते हो, देखो पांडुता तो कि शुक्र के साथ रक्त जाने लगा, सुश्रुत ने कहा है नीचे आप देख पा रहे हो, तो वहां से भी रिलेट कर सकते हो, पांडुता हो जाएगी, है ना। वृषण मेढ्र वेदना, देर से प्रसेक होना शुक्र का, प्रसेके चा अल्प रक्त, शुक्र दर्शनम। ठीक है ना, इजी चीजें हैं। प्लस दो कैरेक्टर आपको बताए होंगे, एक कैरेक्टर की दो जगह मिलता है, उसका नाम है श्रम। श्रम कहाँ कहाँ मिलता है? अस्थि क्षय और शुक्र क्षय। शुक्र से। अच्छी बात है मामिका, है ना। तो शुक्र छह और अस्थि छह, इन दोनों जगहों पर आप लिख सकते हो श्रम, एक कैरेक्टर है, थकावट मतलब, वो भी मिलता है कैरेक्टर यहाँ पे। आगे चलोगे, अब यहाँ पे वो कैरेक्टर दोबारा उन्होंने समराइज कर दिया, आप देख लो, सब पढ़ लिया आपने। शिरा शिथिल रक्त क्षय में मिलता है, शिरा पूर्णता रक्त की वृद्धि में मिलेगा। भाई शिरा शिथिल हो रही थी, रक्त क्षय हुआ तो रक्त बढ़ गया, तो शिराएं पूर्ण मिलेंगी रक्त से। धमनी शिथिल मिलेंगी मास क्षय के अंदर। संधि शून्यता मेद क्षय में, कटी शून्यता मेदो क्षय में, संधि शिथिल्य अस्थि क्षय चरक का। ठीक है। और कफ क्षय में भी बता रहे हैं आगे ऐसा मिलेगा आपको। अस्थि शून्यता मज्जा क्षय में देखा हमने अभी। संधि विश्लेष कैरेक्टर मिलता है, इसको भी याद रखोगे। ये कफ की वृद्धि में है, ओजो विसरंस, ओज की तीन कंडीशन पढ़ते हैं, ओजो विसरंस, ओजो व्यापद, ओज क्षय। ठीक है ना। तो वहां ओजो विसरंस जो है पहले वाला कैरेक्टर, वहां संधि विश्लेष। संधि वेदना मास क्षय के अंदर, संधि स्फुटन मेद क्षय के अंदर। प्लस ये भी जानते हो आप, एक कैरेक्टर मिलता है बस्ती तोड़। तो ये मूत्र क्षय में और मूत्र वृद्धि में, दोनों में मिलता है। और मूत्र वृद्धि में एक और जरूरी कैरेक्टर आपको बताया होगा, कौन सा है बोलो जो ध्यान आता है? मूत्र वृद्धि, प्रत्यय संहिता। फिर से बोलो बेटा। प्रत्यय संहिता। हाँ, कृत्य अपी आकृत संज्ञा, है ना, बार बार मतलब मूत्र त्याग करने जाना होता है, मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, अर्जेंसी फ्रिक्वेंसी। तो वो चीज है, ऐसा हमने अतिसार में भी देखा है, कफज अतिसार के अंदर, वहां भी यही चीज होती है। ठीक है।
कफज अतिसार, वहां भी ऐसा ही, तो याद रखेंगे इन सारी बातों को। नेक्स्ट चलो जल्दी से, सारी वायु है उनके स्थान। अब आपका एग्जाम है चैप्टर नंबर 12। आपने कितना पढ़ रखा है, चरक सूत्र 12 वहां बता रखा है। वहां की कुछ चीजें होंगी, कुछ होंगी कहाँ की, सुश्रुत निदान एक, वहां के कुछ श्लोक हैं, देखते हैं। तो प्राण वायु, तो चरक ने कहाँ स्थान बताया, बोलो कोड क्या था हमारा इसका, मूकजन, ध्यान आ रहा है, MUKJAN। तो अब देख लो आप, मूकजन कि लोग जो है शांत खड़े हैं बिल्कुल, मूक यानी मूर्धा है, यू से शायद उरा होगा मेरे ख्याल से, के से कर्ण होंगे, जन जीवा, ए से आस्य होगा, ना से नासिका होगा, तो निकाल लेना आप आंसर। काम क्या है इसका, शवथु, उद्गार, श्वसन, सबसे जरूरी है आहार को मुख में प्रवेश कराना। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखोगे, बाकी ठीक है कह रहे हैं, उद्गार है श्वास लेना। सुश्रुत, उनका अगर आप देखोगे श्लोक तो उन्होंने कहा है प्राणो नाम, कहाँ रहता है प्राणवायु उनके अनुसार, मुख संचारी है ना, जैसा लिखा भी हुआ है। क्या करती है ये, अन्न को शरीर के अंदर प्रवेश कराना। और प्रायशः कुरुते दुष्टो, बोलो श्लोक पूरा करो, प्रायशः कुरुते दुष्टो। हिक्का श्वास कास का पिता। सास आदि गतान। हाँ बेटा, कास नहीं है, हिक्का श्वास आदि कान गदान ऐसा लिखा है ना, हिक्का श्वास आदि रोग। ठीक, कास नहीं छोड़ोगे, हिक्का श्वास आदि रोग। ठीक है, तो प्राणों का अवलंबन करती है, आहार को अंदर ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट देखो आचार्य वाघभट, कह रहे हैं मूर्धा में रहती है प्राणवायु, सिर में, उरहा कंठ प्रदेश में इसका विचरण होता है, चलती है। बाकी ये सारे काम है स्टीवन, शवथु, निश्वास, शारंगधर, इन्होंने प्राणवायु का स्थान कह रहे हैं हृदय में बताया। किस आचार्य के अनुसार व्यान वायु का स्थान हृदय में है, वापट। वाघभट है ना, और क्या नाम दिया उसको, महाजव। नाजम। ठीक है, महाजन। तो वाघभट ने प्राणवायु का स्थान, सॉरी व्यान वायु का स्थान हृदय में बता दिया। खैर नेक्स्ट है उदान वायु। तो चरक का इसका कोड था हमारा नुक, NUK है ना, ऊपर था मुगजन, यहाँ था नुक, NUK, अगर याद करना चाहो तो नाभि हो गया, यू से फिर यहाँ उराई होगा, के से कंठ होगा, है ना। काम क्या कर दिया उदान वायु, तो बोलना, तो वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ओजो, बलवर्ण आदि कर्मचा, ऐसा करके श्लोक आया है। वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न करना, तो उदान वायु आपसे काम कराती है, आपकी आपका ओज, इसका ओज की वजह से उदान वायु, माफ करें, उदान वायु की वजह से ओज का अस्तित्व है, बल वर्ण आदि सब इसकी वजह से। मेन सुश्रुत वाले श्लोक हैं जो आसान है और जो याद रखने होते हैं बिल्कुल। तो इनके अनुसार कहाँ रहती है, यस्तु ऊर्ध्वम उपैति, शरीर के ऊपरी हिस्से में रहती है। बोलो इसके दुष्ट होने से कहाँ के रोग हो जाता है, ऊर्ध्व सुश्रुत के, चतुर्भुज। ऊर्ध्व गर्भ चतुर्भुज। जत्रुग। ठीक है, और काम क्या है, भाषित गीत आदि कर्मचा, ठीक है, बोलना, गीत गाना, ये सारे काम होते हैं। वाग्भट देख लो, उरा प्रदेश में स्थान है इसका, ठीक है, नाभि, नासा व कंठ में गमन, देख लेना, मेनली चरक सुश्रुत पे फोकस करो, इसको बस देख लो, इतना खास नहीं है, रिपीट किए हैं वही बात है। वाग प्रवृत्ति, प्रयत्न, ओजो, बलवर्ण आदि कर्मचा। नेक्स्ट आती है व्यान वायु। तो व्यान वायु सारे शरीर में रहती है, तो पांचों कर्म जो है वो इसी के द्वारा होते हैं, पंचविध कर्म जो आप पढ़ते हो, ठीक है, प्रसारण, आकुंचन, गमन, उत्क्षेप, अवक्षेप, सब इसकी वजह से। तो सुश्रुत ने वही कहा, पूरे शरीर में रहती है, और पूरे शरीर में दो काम ऐसे जो करने होते हैं, एक है स्वेटिंग होना, और दूसरा है रक्त को घुमाना पूरी बॉडी के अंदर, है ना, ब्लड सर्कुलेशन, दोनों काम इसी के द्वारा होता है। वाग्भट ने इसका स्थान हृदय में बता दिया, पढ़ चुके हैं हम लोग, महाजव कहते हैं इसको। संपूर्ण शरीर चर है, गति, प्रसारण, आक्षेप, निवेश आदि क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। नेक्स्ट है समान वायु। तो चरक ने कहा स्वेद, अंबु और, एक मिनट, स्वेद, अंबु व दोष वह श्रुतस, गड़बड़ लिख दिया। स्वेद और अंबु याद रखो, मेनली स्वेद और अंबु, इनको निकालने वाली, ठीक है ना, एक मिनट बेटा, इनमें रहने वाली, ऐसा पढ़ते थे ना हम, कि इनमें रहने वाली है ना, और स्वेद को निकालने वाली कौन सी वायु है, ज्ञान। ज्ञान। व्यान है ना, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। स्वेद ठीक, व स्रोतस में समान वायु और निकालने के लिए व्यान वायु। व्यान वायु, ठीक है। देखो चलो, तो चरक ने कहा स्वेद अंबुका स्रोतस में रहती है, और अंतराग्नि के पार्श्व में रहती है ना, जठराग्नि के पार्श्व में रहने वाली है। सुश्रुत ने भी ऐसे ही कहा, आम पक्वाश चरा और वन्ही संगता, ऐसा वर्ड है, अग्नि के समीप रहने वाली है ना। समानुवनी संगतम। ठीक है बेटा, और विशेष इसका काम क्या है, तो अन्न को पचाना और उसके अंशों को तोड़ देना, विशेषान विनिवृत्ति ही, ऐसा करके एक शब्द आया है श्लोक में, कि उसके अंशों में तोड़ देती है, मतलब मल और प्रसाद भाग के अंदर, है ना, फिर मल भाग से वो पित्त कफ दोष भी बन जाता है। वाग्भट ने कहा है पाचक अग्नि के समीप रहती है। नेक्स्ट आती है अपान वायु। तो देख लो निचला हिस्सा शरीर का जो है,
प्लस हमारा जो कोड है, बार बार नुक या मुकुजन जो कोड आए थे, वहां यू का मतलब उरा प्रदेश है। अब अपान वायु है तो निचले हिस्से में रहती होगी, तो यहाँ उरा नहीं लोगे, यहाँ उरु लोगे, है ना। उरु रीजन जो है, हाई रीजन। तो इससे ये समझना निचले हिस्से में रहती है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। फिर वीर्य मूत्र पुरुष आर्तव गर्भ को धारण करना, इनको बाहर निकालना। सुश्रुत ने स्थान बताया पक्वाधान आले अपाना, पक्वाधान में रहने वाली, ठीक है। और वाघभट ने कहा श्रोणी बस्ती और मेढ में स्थित। चलो जल्दी से मैं आपको आपको एक पीडीएफ पढ़ाई होगी, वो बता देता हूँ स्थान कहाँ कहाँ है। बस कोड जिन लोगों ने याद किया वो सुन लेना, समझ लोगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वात पित्त कफ के क्रमशः स्थान कहाँ है? पहला चरक का कोड है, पके आम 3। दूसरा सुश्रुत का कोड, सॉरी, पहले चरक का था फिर वाग्भट का था, पके नहीं अभी, ठीक है। फिर काश्यप का था, पके आम हद। फिर सुश्रुत का था, सगरे पागल पके आम के बीच के आम खाते हैं। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो अनामिका, पित्त का स्थान हाँ कहाँ है जी। सुश्रुत के अनुसार? सोनिका, तरु, संजू, इतने लोगों में जो बताना चाहे। नहीं तो अब जिसको आता है वो बता दो, कोई नहीं बोल रहा तो। आमाशय। अमाशय। पकवाश्य में सर, पकवाश हम्म, पकवासे अमासे के बीच में। यस, संजू का ठीक है ना, पकवाशा आमाशय के बीच में। तो जो पहला जो सुश्रुत का जो कोड है ना, सगरे पागल, तो श्रोणी गुद, और पागल मतलब पक्वाधान गुदालय, ये अलग अलग स्थानों पर सूत्र और निदान स्थान में वात के स्थान है। फिर अगला जो कोड है आगे का हिस्सा इसके, ये सगरे पागल पके आम के बीच, यानी पकवाशा आमाशय के बीच में, ये है पित्त के लिए, समझ गए। आम खाते हैं तो वो आमाशय के लिए है। तो पित्त का ही पूछा था ना मैंने, कफ का तो नहीं पूछा था। पित्त ही पूछा था ना बेटा, तो पित्त का यही है, हाँ? पक्वाशय हाँ जी आमाशय के सर, मध्य पीती में। पूछा था। पक्वाशय आमाशय के मध्य, याद करो बेटा, मैंने पढ़ाया है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, नए लोगों से नहीं पूछ रहा, उन्होंने नहीं पढ़ा अभी। आगे देखोगे, चलो पित्त, पित्त की बात कर लेते हैं। तो बेसिक तो आप जानते हो कि वात के 5 भेद आचार्य चरक ने बताए, पित्त के 5 भेद आचार्य, बोलो, सुश्रुत सुश्रुत और में। कफ के कफ के और बाद भट। वाग्भट में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पांचों पित्त के स्थान नॉर्मली कहाँ होते हैं, क्योंकि ये चीज जनरली हम पढ़ते नहीं है कहीं नोट्स में अपने, तो यहाँ कवर कर लेते हैं इसको, ये छोटा हुआ है ना, देखते हैं। तो रंजक पित्त, तो सुश्रुत ने बताया इसका स्थान यकृत प्लीहा में, वाग्भट ने बताया आमाशय में, और अभी आपने शारंगर का भी देखा, उन्होंने यकृत में बताया है, ठीक। नेक्स्ट है साधक पित्त, सुश्रुत ने बताया इसका स्थान हृदय में, और क्या काम कराता है देख लो, प्रार्थित मनोरथ को पूर्ण कराने वाला। पांडु रोग में इसी की तुष्टि होती है, हृदय में रहने वाला साधक पित्त। वाग्भट ने भी हृदय में स्थान बताया, कह रहे बुद्धि मेधा और अभिमान का कारण है साधक पित्त, देख लेंगे। आलोचक पित्त, सुश्रुत ने कहा नेत्रों में रहता है और रूप ग्रहण करने का काम करता है, चीजों को देखने का। वाग्भट ने भी ऐसे लिखा कि नेत्रों में रहता है, रूप ग्रहण करता है। भेल ने कहा इसके 2 भेद होते हैं, एक है चक्षु वैशेषिक जो चक्षु में रहता है, और एक है बुद्धि वैशेषिक जो मस्तिष्क में रहता है। श्रृंगाटक मर्म बता रहे मेनली उस स्थान पर रहता है, बुद्धि वैशेषिक में। पूछा जाता है किस आचार्य ने आलोचक पित्त के चक्षु और बुद्धि वैशेषिक ऐसे 2 डिवीजन किए, तो आचार्य भेल ने किए, बिल्कुल ध्यान रखो, ठीक है। और श्रृंगाटक मर्म पे सवाल आता है कि जब कोई व्यक्ति छींकता है शब्द, तो उसमें किस मर्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो श्रृंगाटक मर्म का होता है, ये याद रखना चाहो तो ये भी रख सकते हो। नेक्स्ट आता है भ्राजक पित्त, ये त्वचा में रहता है सुश्रुत के अनुसार। काम क्या करेगा कि जो भी त्वचा पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन किए जा रहे हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम, तो छाया प्रभा का कारण है। अभ्यंग परिषेक के स्नेह का पाचन करता है, वाग्भट ने भी वही कहा त्वचा में। एक है पाचक पित्त, सुश्रुत ने कहा पक्वाशय और आमाशय के मध्य में रहता है, देख लो अभी जो हम बात कर रहे थे मेनली इसी पित्त की बात कर रहे थे, पाचक पित्त पक्वा आमाशय मध्य। वाग्भट ने भी यही कहा, कह रहे हैं पक्वा आमाशय मध्य, ठीक है। कफ के बारे में बात करते हैं। कफ 5 तरह का, क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक कफ। तो क्लेदक कफ आचार्य वाग्भट कह रहे हैं कि आमाशय में रहता है। देखो ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा वात, कौन सा पित्त, कौन सा कफ आहार के डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो बोलो अगर वात की बात करूं तो कौन सा वात है? सम्मान वायु। समान वायु। पित्त की बात करूं तो पाचक पित्त। पाचक पित्त। और कफ की बात करूं तो क्लेदक। क्लेद।
क्लेदक कफ, ठीक है ना। तो याद रखना ये तीनों है जो पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में। तो क्लेदक कफ वाग्भट ने कहा आमाशय में रहता है, क्योंकि डाइजेशन कर रहा है तो वहीं रहेगा। तो अन्न का संघात तोड़ता है ना, और क्लेदन करने का काम करता है वहां। एक है अवलंबक कफ, वाग्भट ने कहा ये उरहा प्रदेश में रह के त्रिक को बल देता है। वैसे हम ऐसा पढ़ते हैं कि कौन सा कफ है जो बाकी सारे कफों को बल देता है, तो अवलंबक कफ होता है, बाकी सारे कफों का भी पोषण करता है ना, उरहा प्रदेश में रह के, ऐसा याद रखना। नेक्स्ट है बोधक कफ। लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, बोध होते ही समझ लेते हैं कि बुद्धि, ऐसा कि दिमाग ऊपर रहता हो, ऐसा नहीं है। जीवा में रहता है बोधक कफ, है ना, रस का बोधन कराता है, वाग्भट ने कहा। जबकि तर्पक कफ जो है वो रहता है सिर के अंदर, वो ज्ञानेंद्रियों का तर्पण करता है, तर्पक कफ। एक है श्लेषक कफ, वो संधियों में रहता है, संधि संश्लेषण करता है, संधियों को ठीक से फंक्शनिंग कराता है। प्रथमतः चरक ने वात के, सुश्रुत ने पित्त के, वाग्भट ने कफ के 5 भेदों का उल्लेख किया। यही मुझे बता दोगे, चरक संहिता में चैप्टर नंबर 12 किस आचार्य ने वात को, किसने पित्त को, किसने कफ को शरीर का मूल कहा है क्रमशः? बात को आयुर्वेद ने, पित्त को पित्त मरीचि को और कफ मरीचि और को कफ को काप्य। काप्य ने। अच्छी अच्छी बात है अनामिका। तो वात पित्त कफ वायोर्वेद, मरीचि और काप्य, 3 आचार्य हैं, इन्होंने शरीर का मूल कहा है। आगे देखोगे आप। अब देखो मैं इसकी बात नहीं करूंगा, देखिए वही कोड है जो मैंने आपको भी पढ़ा है। जिनको बेटा कोड नहीं पता तो लेक्चर में से ले लेना, आज के मैं दे ही दूंगा, लेक्चर ग्रुप में डाल दूंगा, आपको इंडिविजुअली भेज दूंगा सभी को, क्योंकि जानता हूँ थोड़ा तेज पढ़ाया आज, क्योंकि इसको फिनिश करना ही है आज मुझे। ठीक है, तो ये वही कोड है हमारे जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, उन्हीं का इंटरप्रिटेशन है ये। चरक, सुश्रुत, वाग्भट सबके लिखे हुए, ठीक है, काश्यप के भी। तो इसकी हम बात यहाँ नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। अब मुझे लगता है कर लेनी चाहिए बात, क्योंकि ये सारा भी मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर नंबर 19, 20 फिर अलग अलग जगहों पे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो एक लास्ट पॉइंट यहाँ लिखा है कि वाग्भट 4 प्रकार के मूत्रकृच, 4 प्रकार की अश्मरी और 12 प्रकार के बस्ती दोषों को सम्मिलित मानकर कुल 20 प्रकार के मूत्राघात बताते हैं। आपको याद रखना है वाग्भट के मूत्राघात कितने, 20। जरा बने रहो, मैं दोष वाली पीडीएफ पढ़ा ही देता हूँ आप लोगों को, बने रहोगे 1 मिनट। चाहे तो मेरे से ले लेना, इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो चाहे तो, जिस जहां पे पढ़ रहे हो आप। तो देखो एक तरफ क्या है, दोष लिखे हुए हैं, ये वातपित्त कफ, और इनके सामने आचार्यों के नाम लिखे हैं, और उनके अनुसार बता रखा है कि इस दोष का स्थान कहाँ पर है। तो चरक, वाग्भट, काश्यप, सुश्रुत, 4 लोगों के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो हम मैं सिर्फ कोड की बात करूंगा, आप डिकोड कर लेना उसको। पहले चरक का कोड है वातपित्त कफ के लिए कि पके आम 3। हमारी कहानी ये है कि आम का सीजन आता है ना, अब आ जाएगा, जैसे गर्मियां आ रही है दोबारा से आम आना शुरू हो जाएगा। तो सुश्रुत ने आम छिपा के रख दिए होंगे घर में, ये पक जाएंगे तो खाऊंगा, है ना, मम्मी से कहते हो मम्मी आम रखे मैंने लाके, पक जाएंगे तो खाऊंगा। ये आम देखने गए, अब बच्चे के मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे आम पक गए तो जाके खा लूंगा मैं, है ना। तो ये गए देखने, झूठ बोल रहे, कह रहे पके आम 3, कि पक गए 3 आम, इनको खा लूं मम्मी, ऐसा पूछ रहे होंगे। तो इनकी मम्मी ने बाघभट को भेज दिया होगा कि जाओ चेक करके आओ। तो वो इनसे चिढ़ते थे बाघभट, वो बोले कि पके नहीं अभी, झूठ बोल रहा है, पके नहीं अभी। ठीक है। फिर काश्यप को आप देखोगे, हम आगे भी पढ़ेंगे कि चरक काश्यप एक जैसी बात करते हैं, तो मान लो दोस्त होंगे तो सपोर्ट करते थे एक दूसरे का हर जगह। तो ये गए काश्यप देखने के लिए, नहीं मैं देख के आता हूँ। बोले कि पके आम हद, कि सिर्फ पके नहीं है, ज्यादा पक गए, नहीं खाएगा वो तो खराब हो जाएंगे। पके आम हद, हद से ज्यादा पक गए मतलब ऐसा। फिर सुश्रुत बैठे हंस रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि असलियत में पके आम कहाँ रखे हैं। वो कह रहे हैं कि पके आम तो मैंने ऊपर और नीचे रख दिए हैं, वो बीच के सारे आम कच्चे हैं, और ये पागल लोग कच्चे आम खा रहे हैं, है ना, ऐसा उनको पता है। तो वो कह रहे हैं कि सगरे पागल, मतलब सारे पागल पके आम के बीच के आम खा रहे हैं। ठीक, अब इसको डिकोड में कर रहा हूँ। देखो पहले चरक्का है कि पके आम 3, पके यानी पकवाशय, आम यानी आमाशय, 3 मतलब ये उरा के लिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया 3, इस तरह कि आप समझ जाओगे कि उरा की बात चल रही है, ऐसा कफ की बात है, क्योंकि वैसे भी वाग्भट की बात करें तो पके नहीं अभी, उन्होंने आके कहा नहीं पके नहीं अभी, पके नहीं अभी, तो वही पकवाशय, ना से नाभि, और अभी मतलब इनका भी 3 जो बन रहा है वो उर के लिए बन रहा है, अभी जो लिखा हुआ है शुरू का 3 से कैच कर लेना, ये भी उर ही है। काश्यप के हैं पके आम हद, तो पकवाशय, आम से आमाशय, हद यानी हृदय। ठीक। सुश्रुत के, तो उन्होंने सूत्र स्थान में कहा है श्रोणी और गुद प्रदेश में, और निदान स्थान में कहा है वात का स्थान पक्वाधान गुदालय में। तो हमारा कोड है सगरे पागल, सगरे मतलब सा से श्रोणी, सगरे गा से मतलब गुदा, पागल मतलब पक्वाधान गुदालय, ऐसा करके समझ सको तो सगरे पागल, ठीक है। पके आम के बीच में, यानी पकवाशय आमाशय के बीच में, आमाशय का स्थान। ठीक, जो आम है उनको खा रहे हैं, तो आम यानी आमाशय। क्लियर है? थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना बेटा, रटना, ये वही पॉइंट है लास्ट में जो मैंने छुड़ा दिया आपका भी पढ़ाने से। तो आज हमारा ये जो पहले वाला पार्ट है पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अगले सेशन जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे इतिहास पोर्शन शुरू फिर पढ़ना, ठीक है।
चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम भी पूरा हुआ सेशन का, और हमारा बेसिक टारगेट भी पूरा हुआ आज का। तो कल मिलेंगे वही रेगुलर टाइमिंग से आपकी, इवनिंग 6 और इवनिंग 8:30। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।